हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस पेपर लेके आए हैं जो लाइट चैप्टर से है। अगर लाइट चैप्टर का बात करते हैं तो एनटीपीसी में तो पूछता है कि इसका लेवल सबसे ज़्यादा अपर उठता है ग्रुप डी में, और ग्रुप डी में इससे 3 से 4 क्वेश्चन एक शिफ्ट में पूछ लिया गया है। और इसका पेपर हम भी करवाएंगे ग्रुप डी का भी, लेकिन अभी निरंतर एनटीपीसी के बाद जो भी 2021 से 22 तक पेपर पूछा गया है साइंस से रिलेटेड, वो चैप्टर वाइज चैप्टर हम लाते रहेंगे। और तो ग्रुप डी का भी हम पेपर करवाएंगे। ग्रुप डी का पेपर लाइट चैप्टर में बहुत अपर पूछा है, कुछ लेवल ज़्यादा अंदर लेके गया है, तो उसका भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखते हैं, पहला प्रश्न में बोला गया है कि कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। अगर प्रकाश के अपवर्तन का अगर हम बात करते हैं तो प्रकाश के अपवर्तन में होता है कि आपतित किरण हो या अपवर्तित किरण हो या अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। और ये होता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। अगर हम अपवर्तन का बात करते हैं तो अपवर्तन में इंद्रधनुष का निर्माण होना, तो इंद्रधनुष में अपवर्तन एक सहायक के रूप में कार्य करता है। ऐसे इंद्रधनुष काम करता है पूर्ण आंतरिक वर्ण विक्षेपण पर। अब वर्ण विक्षेपण पर तारों का टिमटिमाना भी एक प्रकाश का अपवर्तन ही है। मानव आँख के द्वारा छवि का जो निर्माण होता है वो भी अपवर्तन का ही एग्जाम्पल है। अगर हम अपवर्तन का और एग्जाम्पल अगर देखिएगा तो पानी में डूबा सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, वो भी अपवर्तन का ही उदाहरण है। पानी में डूबी आधी लकड़ी का टुकड़ा टेढ़ा प्रतीत होता है। पानी में तैरती मछली ऊपर उठी प्रतीत होती है। तारों का टिमटिमाना भी हम बता देंगे। तो ये 3 ऑप्शन ए, बी और सी है जो अपवर्तन का उदाहरण है। लेकिन लास्ट में ऑप्शन दिया है डी, जो अस्त होते हुए सूर्य का लाल दिखना। तो अस्त होते हुए सूर्य का लाल दिखना ये है जो अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, ये है प्रकीर्णन का। ये किसका है? तो प्रकीर्णन का उदाहरण है। तो अगर हम बात करते हैं कि इसका राइट आंसर का, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अस्त होते हुए सूर्य का लाल दिखना। ये हो गया किसका? तो ये प्रकीर्णन का उदाहरण हो गया। इंद्रधनुष का निर्माण होना अपवर्तन का हो गया। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन का नियम हो गया। मानव आँख के द्वारा छवि का निर्माण होना भी अपवर्तन का नियम हो गया। अगर अपवर्तन का बात करते हैं तो आपतन कोण, जैसे मानते हैं, एक सेकंड, जिसे हम लेते हैं कि एक मानते हैं कि एक तल है, और अगर इस तल में अगर कोई भी अविलंब डालें, अविलंब से कोई किरणें आपतित होकर आ रही है और ये आपतित हुई, और ये अविलंब से अगर इसी से अगर आपतित होते हुए अगर पार कर जाती है तो ये अपवर्तन कहलाता है। मतलब एक माध्यम से मानते हैं कि सघन माध्यम ले लेते हैं, ये सघन लेते हैं, और ये वाला विरल ले लेते हैं। ये क्या लेते हैं? विरल लेते हैं। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जाती है तो वो अविलंब से दूर भागता है। लेकिन अगर यही हम बात करते हैं कि अगर मानते हैं कि विरल से सघन में आएगा, तब ये हो गया विरल और ये हो गया सघन। तो विरल से सघन में प्रकाश के माध्यम आता है तो अविलंब की ओर सट जाता है, इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन अविलंब की ओर सट जाता है। तो हम कह सकते हैं कि आपतन कोण का और अपवर्तन कोण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है कि कौन सा मानव आँख का एक हिस्सा नहीं है। अगर मानव आँख का अगर हिस्सा का अगर बात करते हैं तो आप हम बताते हैं कि मानव आँख का हिस्सा नहीं है। तो मानव आँख का हिस्सा नहीं है तो मानते ए होता है रेटिना, और ए होता है कॉर्निया, तो ये बताइए कि कॉर्निया हुआ, और ये जो खींचे हैं बीच में ये हो गया परितारिका, और बीच में डॉट होता है उसको हम कहते हैं पुपिल। क्या कहते हैं? तो पुपिल कहते हैं। तो कौन सा मानव आँख का एक हिस्सा नहीं है? ये बताइए कि ये हो गया उत्तल लेंस, इसमें लगा हुआ है तो उत्तल लेंस हम लगा देंगे, तो उत्तल लेंस लगा देंगे। तो पुतली हो गया तो पुतली भी है, फिर कॉर्निया है तो कॉर्निया भी है, कॉर्निया भी हो गया, पुतली भी हो गया। पश्चमाभ मांसपेशिया को हम, ये बताइए पश्चमाभ मांसपेशिया को हम देखिएगा, पश्चमाभ मांसपेशिया इस समय रहता है जिसको हम सिलियरी मसल्स भी कहते हैं। तो अगर इसका ऑप्शन में देखिएगा कौन मानव आँख का हिस्सा नहीं है, तो मानव आँख का हिस्सा कर्णावर्त नहीं है। इसका राइट आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। कॉर्निया की अगर बात करते हैं तो कॉर्निया ही हम नेत्रदान करते हैं, कॉर्निया को ही हम क्या करते हैं? नेत्रदान करते हैं। पूछेगा नेत्रदान में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कॉर्निया का प्रयोग किया जाता है। नेत्रदान में कॉर्निया का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोला गया है कि इनमें से कौन सा रंग 2 प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं हुआ है? 2 प्राथमिक रंगों से संयोजन नहीं हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं कि प्राथमिक रंग पहले देखते हैं, तो प्राथमिक रंग का अगर हम बात करते हैं तो प्राथमिक रंग में जो हो जाता है उसका एक ट्रिक है, ला मैं नीला पिकॉक को हरा पिला दो। ला मैं
नीला, पीकॉक, पीकॉक को हरा पिला दूं। देखिएगा, ये हो गया लाल, ये हो गया मेजेंटा, ये हो गया नीला, और ये हो गया पीकॉक, और ये हो गया हरा, और ये हो गया पीला। अगर हम बात करते हैं कि जो जो कोना पर है वो होता है प्राथमिक रंग। जैसे लाल हो गया, नीला हो गया और हरा, और लाल, हरा और नीला है जो प्राथमिक रंग है, जो किसी भी संयोजन से निर्मित नहीं होता है। तो हम देखते हैं ऑप्शन में देख लेते हैं कि कौन है। तो नीला तो है, तो नीला तो प्राथमिक रंग में आ गया, नीला प्राथमिक हो गया। नारंगी और बैगनी और हरा, नारंगी, बैगनी और हरा। तो बोला है कि कौन सा रंग दो प्राथमिक रंगों के साथ संयोजन से निर्मित नहीं हुआ है, तो वो हम करेंगे कौन, तो नीला होगा। कौन सा होगा, तो नीला होगा, नीला। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रकाश वर्ष की इकाई, प्रकाश वर्ष की इकाई। तो प्रकाश वर्ष की इकाई की अगर बात करिएगा तो प्रकाश वर्ष की इकाई होता है दूरी। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होता है, तो दूरी होता है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होता है, तो दूरी होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आकाश नीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है। आकाश का नीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है, तो आकाश का नीला रंग होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का नीला रंग होता है। आकाश का नीला रंग होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में देखा, बोला है दंत चिकित्सकों द्वारा रोगियों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं कि डॉक्टरी लाइन में या दंत चिकित्सक में जो भी डॉक्टर प्रयोग करता है वो करता है अवतल दर्पण का। किसका प्रयोग करता है, अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का प्रयोग करने के पीछे खास ये है कि अवतल दर्पण है जो वास्तविक, उल्टा, छोटा और बराबर प्रतिबिंब बनाता है, और साथ में काल्पनिक, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन अगर हम उत्तल दर्पण का अगर हम बात करते हैं तो उत्तल दर्पण को हम साइड मिरर में प्रयोग करते हैं। किस में करते हैं, तो साइड मिरर में करते हैं। और उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक, काल्पनिक हो गया, सीधा हो गया और छोटा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन अवतल दर्पण का वास्तविक, छोटा, बड़ा और बराबर भी प्रतिबिंब बनता है, और काल्पनिक, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब उसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर है कि एक उपकरण है जिसका द्वारा एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है। इसे बोला गया है कि ऑप्शन में एक उपकरण दिया गया है जो एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखता है। जिसके द्वारा एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखता है, तो उसको कहते हैं हम स्टीरियोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं, तो स्टीरियोस्कोप कहते हैं, स्टीरियोस्कोप कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में द्वारा की गई थी। हम बात करते हैं कि प्रकीर्णन का, तो प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में जो किया था वो किया था आइजैक न्यूटन ने किया था। कौन किया था, आइजैक न्यूटन ने। आइजैक न्यूटन के बारे में हम बताते हैं आपको कि जब ये प्रकीर्णन, जब प्रकाश के 7 घटकों को लिया था, प्रकाश के 7 घटक लिया था, प्रकाश के 7 अगर घटक अगर हम बात करते हैं, कितने घटक है, तो 7 घटक। 7 घटक का हम बात करते हैं, 2 4 6, 2 4 2 6, एक 7 घटक है। और जब सातों घटक पर अगर 7 कलर लिया था और जब इसको गति कराया था तो उसमें एक कलर निकला था, सातों को मिला के वो निकला था कौन, तो उजला। कौन सा कलर निकला था, तो उजला कलर निकला था। तो यहाँ से न्यूटन को ये लगा कि जब 7 कलर मिल के एक कलर का निर्माण करता है तो एक कलर से भी 7 कलर निर्माण किया जा सकता है। और देखिएगा सीडी जो कैसेट पहले आता था उसमें भी देखिएगा कि जो नचता था तो उजला दिखता था और जब रुकता था तो देखिएगा कि 7 कलर में दिखता था। तो प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की जो घटना की खोज किया था 1666 में, वो किया था आइजैक न्यूटन ने। कौन किया था, तो आइजैक न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की क्षमता कितनी होगी। अगर क्षमता की बात करते हैं तो पिछला वीडियो में भी जब हम बिहार एसएससी का क्वेश्चन करवाए थे तो उसमें भी हम क्षमता के केस
अति क्षमता के बारे में हम बताए थे। आपको हम बता देते हैं कि चाहे तो क्वेश्चन बिहार एसएससी के करावें या एनटीपीसी का प्रीवियस कराएं या ग्रुप डी का कराएं या एलपी का कराएं, लगभग समान ही पैटर्न रहता है। लेकिन हम अगर बात करते हैं रेलवे का, तो रेलवे का साइंस थोड़ा अपर रहता है, इसका लेवल थोड़ा उठा रहता है किसके, बिहार एसएससी के तुलना में। तो हम अगर बिहार एसएससी करावें या रेलवे का करावें, सभी वीडियो देखिएगा और सभी का एनालिसिस करिएगा ढंग से। नेक्स्ट देखिएगा, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की क्षमता का अगर हम बात करते हैं तो आपको क्षमता के बारे में बताते हैं कि क्षमता हमेशा मीटर में लिया जाता है। अगर हम यहाँ 25 सेंटीमीटर बोला है तो इसका दो फॉर्मूला याद रखिएगा कि P बराबर होता है 1/F। P बराबर होता है 1/F कब होगा, जब हमको फोकस दूरी मीटर में दिया हुआ रहेगा। और अगर P बराबर एक होता है 100/F, 100/F, 100/F अगर दिया रहेगा कब, जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया हो। फोकस दूरी किस में दिया हो, सेंटीमीटर में दिया हो। तो ये बताइए फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर बोला है तो हमको कौन सा फार्मूला लेके चलना है, तो 100/F लेके चलना है। तो हम 100 तो 25, 100 अगर हम 25 करेंगे तो 25 चौको 100 मेरा मिल जाएगा 4 डायोप्टर। कितना मिलेगा, तो 4 डायोप्टर। इसका राइट आंसर जो होगा वो 4 डायोप्टर होगा। कितना होगा, तो 4 डायोप्टर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, क्या हम बताएं कि P बराबर एक रखिएगा 1/F जो मीटर में दिया हो, और एक P बराबर याद रखिएगा 100/F, 100/F जो सेंटीमीटर में दिया हो, सेंटीमीटर में दिया हो। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो उसे कौन सी दृष्टि दोष और इसे कैसे सही किया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं दूर दृष्टि और निकट दृष्टि के बारे में, दूर दृष्टि और निकट दृष्टि के बारे में अगर हम देखेंगे तो दूर दृष्टि और निकट दृष्टि का ये है कि अगर हम मानते हैं कि जिसे हम आँख का ही फिगर लिए और आँख का लिए तो ये तो कॉर्निया हो गया, ये परितारका हो गई, पुपिल हो गया, ये हो गया उत्तल लेंस। और ये बताइए कि अगर यहाँ जुड़ेगा तो ये होगा रेटिना। अब रेटिना से ही हमको पता करना है कि निकट बना है या दूर बना है। ऐसे हम बताते हैं कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है, और दूर दृष्टि दोष में दूर के वस्तु दिखता है और निकट के वस्तु नहीं दिखता है। तो यहाँ केस उल्टा हो रहा है। लेकिन ये बताइए कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्यों पड़ा इसका नाम, तो इसलिए पड़ा कि अगर हम मानते हैं कि रेटिना से अगर यहाँ से कोई भी प्रकाश दीजिएगा और इसका प्रतिबिंब सीधे रेटिना से बाहर चल जाएगा, तो अगर रेटिना से दूर जाता है तो दूर दृष्टि नाम पड़ा। और अगर रेटिना से पहले ही बन गया, रेटिना से पहले अगर बीच में बन गया तो इसी को हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। अगर रेटिना पर बना तो वो समझिए कि नॉर्मल है, उसका आँख में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बताइए कि यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो उसे कौन सा दृष्टि हुआ है, कौन सा दृष्टि दोष हुआ है। तो दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दिया है, तो दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दिया है, एक मतलब उसको निकट दृष्टि दोष हुई है, निकट दृष्टि दोष हुई है। और निकट दृष्टि दोष के लिए हम प्रयोग करेंगे अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष के लिए हम उपयोग करेंगे उत्तल लेंस। क्या प्रयोग करेंगे, दूर दृष्टि। तो ये बताइए कि दूर छोटा है तो छोटा हो गया, तो दूर, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, दूर दृष्टि दोष के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। हम बात करते हैं, एक होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि, और एक होता है दूर दृष्टि। इसका अगर हम बात करते हैं उपचार के लिए दूर दृष्टि दोष के लिए, तो निकट के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करेंगे, अवतल, और दूर दृष्टि के लिए हम उपयोग करेंगे उत्तल। तो देखिएगा कि दूर छोटा है तो छोटा के लिए देखिएगा लिया है छोटा, और बड़ा के लिए लिया है बड़ा। तो निकट दृष्टि के अवतल और दूर दृष्टि दोष के लिए हम लेंगे उत्तल। तो देखते हैं कि क्या पूछा है कि यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो उसे कौन सी दृष्टि दोष और इसे कैसे सही किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष और अवतल लेंस का हम उपयोग करेंगे, निकट दृष्टि दोष और अवतल लेंस का हम उपयोग करेंगे, क्योंकि दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है। दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, तो दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती मतलब निकट दृष्टि है, निकट के दिखाई देता है कि दूर के नहीं दिखाता है। तो निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा,
नेक्स्ट में बोला गया है कि वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती है तो छाया बनाती है। वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती है तो छाया बनाती है। हम बता देते हैं कि वस्तुएं जब प्रकाश की मार्ग में आती है तो छाया छाया तभी बनेगा जब प्रकाश वस्तु से पार नहीं करेगा। प्रकाश वस्तु से पार नहीं करेगा। तो ये बताइए कि इसका आंसर जो होगा वो होगा अपारदर्शी। क्या होगा? अपारदर्शी। अपारदर्शी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी की अपारदर्शी कौन सा होगा? तो अपारदर्शी होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में बोला गया है कि प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर, ये हो गया प्रिज्म। और प्रिज्म से गुजार कर, प्रिज्म से गुजार कर, प्रिज्म से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वही था आइजैक न्यूटन। कौन थे? तो आइजैक न्यूटन थे। आइजैक न्यूटन थे। कौन थे? तो आइजैक न्यूटन। तो इसका राइट आंसर होगा आइजैक न्यूटन। और आइजैक न्यूटन ने ही प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा और 7 रंगों में विभक्त हुआ। अब 7 रंगों का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ होता है रो, RO बाई रो, GB BI और नीचे होता है भी। देखिएगा, आर से हो गया रेड हो गया, ओ से ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, रो बी से ब्लू हो गया, इंडिगो हो गया, वायलेट हो गया। अगर हम बात करते हैं कि नीचे से अगर ऊपर जाइएगा, नीचे से अगर ऊपर जाइएगा तो तरंगदैर्घ्य और चाल, तरंगदैर्घ्य और चाल बढ़ता है, तरंगदैर्घ्य और चाल बढ़ता है और बाद बाकी घटता है। और बाद बाकी में क्या आएगा? तो अपवर्तनांक आएगा, विचलन आएगा। क्या आएगा? विचलन आएगा। और इसका गति भी घटेगा। तो ये घटता है। अगर ऊपर से नीचे आता है तो ऊपर से नीचे आता है तो तरंगदैर्घ्य और चाल घटती है और बाद बाकी सब बढ़ जाता है। इसीलिए देखना कि विचलन सबसे ज़्यादा होता है बैगनी का और तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है रेड का। किसका होता है? रेड। तो इसका राइट आंसर का अगर बात करिएगा तो राइट आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन ने। आइजैक न्यूटन ने। आगे देखिएगा, बोला क्या है? टॉर्च हो, सर्च लाइट, वाहन की हेडलाइटों में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज, शक्तिशाली समांतर किरण पुंज कौन सा प्रयोग होता है? तो अगर सर्च लाइट बोल दे या टॉर्च बोल दे या वाहन की हेडलाइट बोल दे तो उसमें जनरली हम अवतल दर्पण का ही हम उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का ही हम उपयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। लेकिन अगर साइड मिरर का अगर बात करेगा, किसका? तो साइड मिरर का। तो साइड मिरर में हम किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब यही हम अगर बात करते हैं तो उत्तल दर्पण का, तो उत्तल दर्पण में आपको हम बताएं कि उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक, सीधा और छोटा। और अवतल दर्पण है जो काल्पनिक भी बनाता है, वास्तविक भी बनाता है, बड़ा प्रतिबिंब, छोटा प्रतिबिंब और बराबर प्रतिबिंब, तीनों गैस का ही प्रतिबिंब बनाता है। ये याद रखिएगा, कहे कि डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट में है कि निम्न में से कौन सा भाग है जो प्रकाश को मानव के आँख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है। कौन सा भाग प्रकाश को मानव के आँख में प्रवेश करने की, क्या बोल रहा है? प्रवेश करने की, मानव के आँख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है। तो अगर सुविधा की अगर बात करिएगा कि सुविधा प्रदान कौन करता है, तो ये बताइए कि जब आँख की फिगर बनाइएगा तो फर्स्ट में कॉर्निया ही है। कौन है? कॉर्निया। तो कॉर्निया है जो इसी पर ज़्यादा अपवर्तनांक भी होता है, अपवर्तनांक भी अधिक होता है। और प्रवेश करने का काम भी कौन करता है? तो कॉर्निया करता है। और कॉर्निया को ही हम नेत्रदान में प्रयोग करते हैं। किस में करते हैं? तो नेत्रदान में प्रयोग करते हैं। किस में करते हैं? तो नेत्रदान में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट में है दूरदृष्टि दोष को इनमें से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? दूरदृष्टि दोष अभी भी बताएं कि एक पूछेगा दूरदृष्टि दोष, एक पूछेगा दूरदृष्टि दोष, एक पूछेगा दूरदृष्टि दोष और एक पूछेगा निकट दृष्टि दोष। किसका? निकट दृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि छोटा है तो इसका उत्तल लेंस उपयोग करेंगे और निकट दृष्टि बड़ा है तो इसको अवतल दर्पण अति अवतल लेंस उपयोग करेंगे। क्या करेंगे? तो अवतल लेंस, अवतल लेंस। तो दूरदृष्टि का देखिएगा तो दूरदृष्टि को इनमें से किसका उपयोग करेंगे? तो उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? तो उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। अब हम लेंस का अगर बात करते हैं तो जिस तरीका से हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हम बताए थे कि अवतल दर्पण में वास्तविक, काल्पनिक, सीधा, छोटा और बराबर प्रतिबिंब बनता है,
तो वही उत्तल दर्पण का बताए थे कि केवल उत्तल दर्पण में काल्पनिक सीधा और छोटा बनता है। अब वहाँ जो अवतल का बना था वहाँ अब यहाँ उत्तल लेंस का बनेगा। उत्तल लेंस में भी वास्तविक काल्पनिक सीधा छोटा बराबर प्रतिबिंब बनता है, और अवतल लेंस में जो बनता है वो काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है कि वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का हम उपयोग करते हैं, किस प्रकार के दर्पण का हम उपयोग करते हैं। तो अगर वाहन के रियर व्यू मतलब पीछे का दृश्य जो देखने के लिए हम जो दर्पण यूज करते हैं वो दर्पण उपयोग करते हैं उत्तल दर्पण। कौन सा उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न का अगर हम बात करते हैं तो सूर्य के वास्तव में क्षैतिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने पर सक्षम होने के बीच समयांतर कितना है। इसे कहने का मतलब इसका क्वेश्चन ये है कि सूर्य के इसका तो सूर्य के वास्तव में क्षैतिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समय अंतराल कितना होता है। तो अगर हम समय अंतराल का बात करते हैं तो इसमें समय अंतराल 2 मिनट का होता है, दोनों के बीच गैप होता है 2 मिनट का, तो समय अंतराल हो जाएगा 2 मिनट। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोला है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया तो एक होता है हाइपरमेट्रोपिया और एक होता है मायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया है जो दूर दृष्टि दोष को कहते हैं और मायोपिया है जो निकट दृष्टि दोष को हम कहते हैं। तो बोला है कि हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट दृष्टि बिंदु समांतर निकट दृष्टि बिंदु से अधिक दूरी स्थित होती है। अगर हम बात करते हैं कि अगर हम मानते हैं कोई भी स्पष्ट वस्तु को देखने के लिए कितना दूरी होना चाहिए, तो होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर। देखिएगा कि प्रीवियस में ही क्वेश्चन पूछा गया है। हम आपको बताते हैं कि अगर बात करते हैं एनटीपीसी का, तो एनटीपीसी का कुछ नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हार्ड क्वेश्चन बनता है तो ग्रुप डी का बनता है और एलपी का बनता है। और वही ग्रुप डी एलपी दोनों न्यूमेरिकल ज़्यादा लाइट चैप्टर से उठाता है, लेकिन ये तो वन लाइनर के फॉर्म में ही उठा लेता है। इसलिए इसको भी देखिए और आगे जो वीडियो हम प्रीवियस लाएंगे ग्रुप डी का और एलपी का उसको भी देखिएगा और उसका न्यूमेरिकल भी हम एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट में बोला गया है कि ऐसे पदार्थ जिनके आर पार वस्तुओं को देखा तो जा सकता है किंतु स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, उन पदार्थ को क्या कहते हैं। जिससे इसका कहने का मतलब ये हुआ कि वैसा पदार्थ जो वस्तु को आर पार हम देख सकते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, मतलब धुंधलापन देखेंगे, स्पष्ट नहीं देखेंगे। तो ये बताइए कि उसमें अल्प पारदर्शी होता है। पारदर्शी मतलब दिख जाना और अपारदर्शी मतलब नहीं दिखना। तो ये बोलता है कि आर पार दिख तो जाता है लेकिन स्पष्ट नहीं दिख पाता है। तो स्पष्ट नहीं दिख पाता है उसी को हम बोलते हैं अल्प पारदर्शी। क्या बोलते हैं, तो अल्प पारदर्शी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर में बोला है कि कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है। कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी, अभी भी हम पीछे क्वेश्चन में हम बताए थे कि कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है। आभासी का मतलब काल्पनिक, और बोला है कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए बताइए कि अवतल दर्पण दिया है, अवतल लेंस दिया है, उत्तल दर्पण दिया है, समतल दर्पण। तो ये बताइए कि समतल दर्पण तो बराबर बनाता है तो बनेगा नहीं। अगर उत्तल दर्पण का बात बताते हैं तो उत्तल दर्पण में आपको हम बताए थे कि उत्तल दर्पण सिर्फ काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है, तो काल्पनिक सीधा और छोटा, काल्पनिक सीधा और छोटा बनाता है। तो ये भी आंसर नहीं होगा, मतलब उत्तल दर्पण भी नहीं होगा। अब हम देखते हैं अवतल लेंस का। तो अवतल लेंस भी हम बताएं आपको कि जो नेचर रहता है उत्तल दर्पण का वही नेचर रहता है अवतल लेंस का। तो ये बताइए ये भी नहीं बना सकता है। अब बनाएगा कौन, तो अवतल दर्पण ही बना सकता है वस्तु से बड़ा आभासी और प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। तो इसका राइट आंसर का अगर बात करिएगा तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट में बोला है कि ऑस्ट्रेलिया विश्व भर के उन देशों में से एक है। ऑस्ट्रेलिया विश्व भर के उन देशों में से एक है जहां त्वचा कैंसर के मामले और उससे होने वाली मृत्यु दर विश्व में सर्वाधिक है।
और यह मुख्य रूप से अल्ट्रा वायलेट किरणें मतलब परावैंगनिक किरणें के संपर्क में आने के कारण ही होता है। तो इसके लिए उनमें से कौन सा अल्ट्रा वायलेट किरण जिम्मेदार है? हम बात करते हैं कि परावैंगनिक किरणें का। तो परावैंगनिक किरणें का अगर बात करिएगा तो परावैंगनिक किरण में मान लेते हैं कि ये ओजोन लेयर है। कौन सा लेयर है? तो ओजोन लेयर है। और ये मान लेते हैं कि सूर्य है। तो सूर्य से आती है अवरक्त किरणें। कौन सा किरणें आती है? अवरक्त किरणें आती है। और अवरक्त किरणें तो आती है और ये है वायुमंडल। क्या है? वायुमंडल है। तो वायुमंडल में पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का कहना यह है कि अवरक्त किरणें को आने तो देंगे लेकिन वापस लौटने नहीं देंगे, वापस लौटने नहीं देंगे। अब ये बताइए, वापस नहीं लौटेगा तो वायुमंडल तो गर्म होगा, और जब वायुमंडल गर्म होता है तो लोग एसी, टीवी, एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वगैरह वगैरह यूज करते रहता है। और एसी और रेफ्रिजरेटर से छूटता है कौन सा? तो अल्ट्रा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन छूटता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो जाके ओजोन को क्षति करता है। ये ओजोन हो गया, ये क्या हो गया? ओजोन हो गया, ओजोन हो गया। और ये ओजोन को क्षति करता है। तब ये बताइए कि ओजोन को जब क्षति करेगा और यहाँ से जो भी अल्ट्रा वायलेट किरणें आ रहा था, जो ओजोनो इसको रोक ले रहा था, अब ये बताइए कि धीरे धीरे ओजोन क्षति हो रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अल्ट्रा वायलेट किरणें के संपर्क में आने के कारण ही इसके लिए कौन सा अल्ट्रा वायलेट किरण, मतलब त्वचा कैंसर जो होता है वो अल्ट्रा वायलेट किरण से ही होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ा के तुम आपसे पूछा है कि ये बताइए अल्ट्रा वायलेट किरण में कौन सा अल्ट्रा वायलेट का उपयोग करते हैं? अल्ट्रा वायलेट ए का उपयोग करते हैं, अल्ट्रा वायलेट बी का उपयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसका अल्ट्रा वायलेट बी का उपयोग होता है। अल्ट्रा वायलेट बी है जो हमको जिम्मेदार मतलब त्वचा कैंसर का कारण बनता है। अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में बोला है 22 नंबर में कि प्रकाश में संचरित होती है। अगर हम प्रकाश का बात करते हैं तो प्रकाश में संचरित होता है। तो प्रकाश एक सीधी रेखा में ही संचरित होती है। प्रकाश एक सीधी रेखा में संचरित होती है, लेकिन ध्वनि सीधी रेखा में संचरित नहीं होती है। तो प्रकाश एक सीधी रेखा में ही संचरित होती है। प्रकाश एक सीधी रेखा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होगा? तो निकट दृष्टि दोष का अगर बात करिएगा तो निकट दृष्टि दोष में हम बताए थे कि निकट दृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस उपयोग करेंगे? तो ये बताइए कि उत्तल लेंस तो उपयोग करेंगे ना, कहा कि निकट दृष्टि दूरदृष्टि के लिए होगा, तो इसमें उपयोग करेंगे, ये तो होगा नहीं और ये होगा नहीं, तो हम करेंगे अवतल लेंस का। किसका उपयोग करेंगे? तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस उपयोग करते हैं? तो अवतल लेंस करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में बोला है कि इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है। अगर हम इंद्रधनुष का अगर बात करते हैं तो इंद्रधनुष है जो ऐसे तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर काम करता है। किस पर काम करता है? तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर कार्य करता है। लेकिन कभी कभी प्रश्न में वर्ण विक्षेपण भी दे देता है, प्रकाश का अपवर्तन भी दे देता है, प्रकाश का परावर्तन भी दे देता है और प्रकाश का विवर्तन भी दे देता है। तो आपको हम ये बता देते हैं कि इंद्रधनुष का बनना एक प्रकाश का वर्ण विक्षेपण ही है। लेकिन अगर पूछेगा कि सहायक में कौन काम करता है, तो इंद्रधनुष को बनने में सहायक या अपवर्तन भी करता है और परावर्तन भी करता है। इसलिए इसका आंसर तो होगा डी। लेकिन अगर कभी मिला के अगर दे दे तो मिला के इसका आंसर तीनों लिखल रहेगा कि अपवर्तन, परावर्तन और वर्ण विक्षेपण, तो तीनों काम करता है। लेकिन स्पष्ट इंद्रधनुष को बनने में काम करता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, और सहायक में कौन होता है? तो परावर्तन और अपवर्तन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। कितना लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ये सेशन यहीं समाप्त होता है। और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर राय दें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।